गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 30 नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन एक्सेस टू लीगल एड, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है नालसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड, इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस इन द ग्लोबल साउथ। यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है। पहला है लीगल एड। लीगल एड क्या है कि आपको कानूनी तौर पर कोई हेल्प चाहिए तो वो होती है लीगल एड। फॉर एग्जाम्पल जो लोग, कोई पुअर होता है, वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको कोई कोर्ट में किसी भी लीगल मैटर के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको लॉयर चाहिए लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसमें क्या है कि आपको लीगल एड अगर कोई देगा, फ्री लीगल एड, तो उसमें क्या है वो आपको फ्री लॉयर जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये एक एग्जाम्पल थी लीगल एड की। तो ग्लोबल साउथ दूसरी टर्म है ग्लोबल साउथ, जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्लोबल साउथ क्या है? जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा वर्ल्ड है, तो उसको क्या है एक विजुअल आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक लाइन है, इसके जो साउथ में है ये है ग्लोबल साउथ वाले देश, ये है ऊपर ग्लोबल नॉर्थ वाले देश। अब ग्लोबल साउथ वाले देशों में कौन कौन आता है? एशिया का काफी पार्ट आता है, अफ्रीका का आता है और साउथ अमेरिका का आता है। और जो नदर्न साइड है वो यूरोप का, जैसे काफी पार्ट आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, कुछ एशिया का पार्ट आ गया, वो है ग्लोबल नॉर्थ। अब इनको किस बेसिस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है? जो ग्लोबल साउथ वाले देश हैं वो देश है जो कंपैरेटिवली वर्ड यहाँ पर कीवर्ड है कि वो ग्लोबल नॉर्थ से कंपैरेटिवली जो है कम डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, या फिर रिसोर्सेज उसके पास कम है। तो ये एक आप बोल सकते हो क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि ग्लोबल साउथ क्या है। और इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को काफी प्रमोट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो आपके एग्जाम्स के लिए इसका कंसेप्ट हो गया, ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस की। ये ऑर्गेनाइज की थी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, यानी कि नालसा ने। किसके साथ कोलैबोरेशन में? इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इनके साथ कोलैबोरेशन में जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी ऑर्गेनाइज की गई थी। इसका एम क्या था, क्यों की गई थी? कि जो भी लोगों को ग्लोबल साउथ में क्वालिटी लीगल एड सर्विस चाहिए, उसके रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है उसको वो इसमें टैकल करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की अगर बात करें, ये इंडिया में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो डिस्प्यूट्स हैं, यानी कि कोई झगड़े हैं, उनके सेटलमेंट के लिए लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हु ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स? द आंसर इज नालसा। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है WTO एंड ऑप्शन डी है UNODC। यहां पर आप देख सकते हैं जो ये रिपोर्ट है जेंडर रिलेटेड किलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स की, जो लेडीज है उनकी किलिंग होती है, जिसको फेमिनिसाइड भी बोला जाता है। जैसे जीनोसाइड टर्म होती है, वैसे ही जो जेंडर रिलेटेड किलिंग्स है वुमेन और गर्ल्स के रिलेटेड, उसको फेमिनिसाइड बोला जाता है। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा और UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस वुमेन के द्वारा पब्लिश की गई है। अगर हम UNODC की बात करें, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये 1997 में एस्टैब्लिश की गई थी, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम को, दोनों को मर्ज करके।
यानी कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग थी इनको मिलाकर एक बना दिया था और इनका नाम रख दिया था यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज यूएनओडीसी। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो यूएनओडीसी है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटका एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा जिले में। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने रिसेंटली कर्नाटका की राज्य सरकार को बोला है कि जो ये शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई करने के लिए क्यों डिले आ रहा है, आप उसको रिजॉल्व कीजिए। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन एक ऐसा एरिया होता है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास जहां पर कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है सो दैट जो वाइल्ड लाइफ है या कोई इन्वायरमेंट है उसको बचाने से कि ह्यूमन इम्पैक्ट से वो डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेशनल पार्क है, तो ये जो आसपास वाला एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये जो डेजिग्नेट किया गया है एक प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड कि आप ह्यूमन इम्पैक्ट को मिनिमाइज करो, इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। इस इको सेंसिटिव जोन में जो एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेटेड होंगी सो दैट हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन इज लोकेटेड इन। इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन के जो हेडक्वार्टर्स है कहां पर है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है सिशल्स, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी है स्पेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टूना एक फिश है जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पहले। ये ऐसी फिश है, तो इसकी मैनेजमेंट करती है ये जो टूना लाइक स्पीशीज होती हैं इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, वहां पर उनको मैनेज करती है। जो IOTC है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये फिश का स्टॉक है उसकी कंजर्वेशन करना, एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन करना सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो फिशरीज की। ये FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क के विद इन एस्टैब्लिश किया गया था एक अग्रीमेंट के द्वारा 1993 में, और 1996 में इट केम इनटू इफेक्ट, यानी कि 1996 में ये जो है लागू हो गई थी। IOTC की अगर बात करें इसके जो की फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी कि UN क्लॉज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या फंक्शंस हैं ड्रॉ किए जाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सिशल्स के विक्टोरिया में। यहाँ पर आप सिशल्स के विक्टोरिया की भी लोकेशन देख सकते हो। ये जो आपको दिखाया गया है सिशल्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा स्क्वायर जो बनाया हुआ है ये आपको विक्टोरिया की लोकेशन दिखाई गई है। तो अगर आप देखो ये सारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, तो यहाँ पर है सेशल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री कंफर्म्ड द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2। कौन से देश ने रिसेंटली स्वाइन फ्लू का जो स्ट्रेन है H1N2 उसका पहला ह्यूमन केस कंफर्म किया है? ह्यूमन केस यानी कि इंसानों में उसकी जो केस है वो रिपोर्ट हुआ है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है कॉन्गो, ऑप्शन सी है यूके एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं H1N2 जो है यूके ने इसका पहला ह्यूमन केस जो है कंफर्म किया है। ये स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो अगर आप पिग्स के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपोजर में आते हो या फिर जो इन्वायरमेंट कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, जहां पर ऐसे पैथोजन है जिससे आपको स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N2 जो है वो हो सकता है, वैसे ही ट्रांसमिट होता है। तो मेन इसका आपका पिग्स याद रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री क्लेम्ड डेविस कप टाइटल 2023। डेविस कप टाइटल 2023 कौन से देश ने क्लेम किया है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविस कप जो है इंटरनेशनल मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डेविस कप कौन सी खेल के साथ रिलेटेड है, तो आंसर है मेंस टेनिस के साथ। इसमें 2023 का जो वर्जन हुआ है उसमें इटली जीता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 47 साल बाद इटली जीता है डेविस कप, और इसने फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। फाइनल मैच हुआ था स्पेन के मलागा में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टाइटल ऑफ द बुक डैश माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स। ये बुक का नाम है रिटन ऑन द लाइफ ऑफ एन इंडियन लीडर। ये जो बुक है ये एक इंडियन लीडर की लाइफ पर लिखी गई है। ऑप्शन ए है अरुण, ये जो फिलिंग द ब्लैंक है इसको आपको कंप्लीट करना है, तो इसमें अरुण आएगा। ऑप्शन बी है या प्रणब आएगा, ऑप्शन सी है जवाहर आएगा, या ऑप्शन डी है प्रकाश आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बुक का टाइटल है प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स। ये प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे, इंडिया के 13th प्रेसिडेंट थे 2012 से 2017 तक, जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है। उनकी डॉटर जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने ये बुक लिखी है। प्रणब मुखर्जी जो है इंडियन पॉलिटिशियन थे, और ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से पहले इंसान थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। यहाँ पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये उनकी डॉटर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रणब मुखर्जी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इंडिया के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सेकंड होम बनने के लिए तैयार है। किसके लिए? एशियाटिक लाइन्स के लिए। तो जो लाइन्स है दो टाइप के हैं, एक अफ्रीकन लाइन्स, एक एशियाटिक लाइन्स। तो जो एशियाटिक लाइन्स का दूसरा घर बनने के लिए तैयार है बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इससे पहले जो एशियाटिक लाइन्स है इंडिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात में है। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल रखा है कि जो बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सेकंड होम बनाया जाए टू द लायंस, और ये प्रोजेक्ट लाइन एट द रेट 2047 का पार्ट का एक प्रपोजल है। प्रोजेक्ट लाइन क्या है? एक इनिशिएटिव है जो कि भारत की सरकार ने 2021 में लॉन्च किया था, सो दैट एशियाटिक लायन को और उसके हैबिटेट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गुजरात। आपका होमवर्क है कि आपको एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन के डिफरेंसेस पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चंस के लिए, तो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी विल बी सेट अप इन विच कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है कौन से देश में सेटअप की जाएगी? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है कॉन्गो, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है नेपाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी जो है इंडिया के लद्दाख में जो है ये सेटअप की जाएगी। इसको सेटअप करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो कि बेंगलुरु में है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा एफिलिएटेड भी है। डार्क स्काई रिजर्व जो है ये ईस्टर्न लद्दाख के हानले गांव में सेटअप होगा, जो कि जो चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर उसी का पार्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखने हैं। डार्क स्काई रिजर्व क्या है? यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर में ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इंफ्रारेड टेलीस्कोप, गामा रे टेलीस्कोप्स होंगे। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहां पर या तो बहुत कम या फिर कोई भी लाइट पोल्यूशन नहीं है। लाइट पोल्यूशन क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल लाइट होती है रात को वो बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं लाइट पोल्यूशन, जो कि इकोसिस्टम के लिए खतरा होती है क्योंकि वो एनिमल्स को भी हार्म करती है, जो कि जिनकी लाइफ है अंधेरे पे डिपेंड करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि डार्क स्काई रिजर्व क्या है, लाइट पोल्यूशन क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 इज हेल्ड इन। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 जो है ये कहां पर हो रही है? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है लंदन एंड ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क।
यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो है यूएई के दुबई में हो रही है, जो कि अटेंड करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जा रहे हैं। ये 30 नवंबर यानी कि आज से जो है स्टार्ट होगी। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट की बात कर रही हूँ, 30 नवंबर से होगी। ये COP28 का पार्ट है, जो कि 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 12 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास। ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है हाई लेवल सेगमेंट है 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज दुबई। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।